Hello everyone, welcome back to उड़ान विद्यापीठ. दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ एंड जोसा काउंसलिंग इज अराउंड द कॉर्नर क्योंकि अब काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, आपका एग्जाम हो गया, जे एडवांस हो गया एंड दिस इज द टाइम फॉर जोसा काउंसलिंग टू स्टार्ट. और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्योंकि इतनी बड़ी काउंसलिंग है, इसमें आपके मल्टीपल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी चॉइस फिलिंग्स होती हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग के टर्म्स होते हैं जिसमें आपको नहीं पता होता है. तो ये छोटा सा वीडियो आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा. आप और आपकी जो प्रोसेस होने वाली जोसा काउंसलिंग की वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है. ठीक है, चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, जो लोग भी नए हो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है सारी ही काउंसलिंग के लिए. आप देखोगे पीछे जाके हम सारी ही काउंसलिंग कवर करते आ रहे हैं. और जीजीएस आईपी की काउंसलिंग हो गई, एचबीटीयू हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी यूपी टैग की काउंसलिंग हो गई, ऐसे ही ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग हो गई, अभी जोसा की काउंसलिंग है, एमएसटी सीटी काउंसलिंग आएगी और भी बहुत सारी मध्य प्रदेश की स्टेट इंजीनियरिंग जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. तो बहुत सारी काउंसलिंग हम लोग कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो चलो, बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी जोसा काउंसलिंग के अंदर होती है. सबसे पहले तो यार ये काउंसलिंग है क्या, कैसे होती है, किसको किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होता है, ये फ्रीज फ्लोट और स्लाइड क्या होता है, पार्टिसिपेशन फीस कितनी देनी है, कितना खर्चा आएगा अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं इस काउंसलिंग में, तो ठीक है, कैसे मेरे को चॉइस फिलिंग करनी है, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, काउंसलिंग के रूल्स क्या है, प्रोसेस क्या है और कितने रैंक तक यहाँ पे आपको आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज मिलेगा. ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे डाउट सबके मन में होते हैं जब भी आप जोसा काउंसलिंग के बारे में सोचते हो. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम आपके डाउट कवर हो जाए और इसके कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 पार्ट 3 भी आता रहेगा. जोसा काउंसलिंग को प्रॉपर ब्रेक करके एक एक आपको प्रोसेस वाइज प्रोसेस आपको बताता रहूंगा. ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना. ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखो यार, जो आपका होता है ना, यहाँ पे जो आपका होता है, जो जोसा काउंसलिंग होती है, वो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 2 जून को स्टार्ट, क्योंकि आपका रिजल्ट जैसे ही आता है जे एडवांस का स्टार्ट हो जाती है, तो एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा ये है. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपके 6 राउंड होते हैं. ठीक है, 6 राउंड होते हैं और लास्ट टाइम की बात करें तो 6 राउंड, उसके साथ साथ आपके 3 सी सैप के राउंड होते हैं. तो पहले आपके 6 राउंड की काउंसलिंग हो गई, उसके बाद 3 राउंड. हालांकि इस बार हो सकता है यहाँ पे राउंड में चेंजेस आ जाएं, आपको 5 राउंड ही देखने को मिले और सी सैप में 2 राउंड देखने को मिले. वो हर साल चेंज होता रहता है. जैसे ही प्रॉपर आएगा मैं आपको एक डिटेल्ड प्रोसेस वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारी टाइमलाइन के साथ सब कुछ बताऊंगा. लेकिन अभी प्रोसेस समझो कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. ठीक है, अब इसके दौरान आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी चॉइस फिलिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे जाते हैं. ठीक है, आपके सीट एक्सेप्टेंस फीस, आप फ्रीज फ्लोट जो स्लाइड मैंने बताया वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो. उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करती है. तो मेजर आपके इन्हीं 4-5 चीजों के अंदर सब छुपा हुआ है. लेकिन ये 4-5 चीजें इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं जोसा काउंसलिंग में कि इनका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इनके सबके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है. अब जब बात करें जैसे जोसा काउंसलिंग की, जब भी जोसा काउंसलिंग की बात आती है तो यार अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो पार्टिसिपेशन फीस यहाँ पे 0 होती, कुछ भी आपको पैसा नहीं देना होता है. पैसा आपको तब देना होता है जब आपको कॉलेज मिल जाता है, कोई सीट मिल जाती है, और इस केस में कितना पैसा देना होता है वो भी मैं बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जे एडवांस में जो क्वालिफाई करता है उनके लिए आईआईटीज, ठीक है, 23 आईआईटीज आपकी हैं. जेई मेन वालों के लिए क्या क्या है, एनआईटी, आईएसटी शिवपुर जो 32 आपके मिल जाते हैं, ट्रिपल आई 26 मिल जाती हैं और 47 जीएफटीआईज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. टोटल 127 के आसपास इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर आपको मोर देन 6000 की सीट्स आपको देखने को मिलती. इसी 6000 सीट्स के लिए लड़ाई होती है जोसा काउंसलिंग में और बहुत सारे बच्चे करते हैं. अब एक चीज यहाँ पे वंडर होती है कि यार 62,000 सीट्स है और लाखों लाखों रैंक तक यहाँ पे जीएफटीआईज मिल रहे होते हैं, लाखों रैंक तक एनआईटीज मिल रहे होते हैं, कैसे? तो भाई काउंसलिंग में बहुत सारे लोग गलती करते हैं सबसे पहले, और सबकी चॉइसेस भी अलग अलग हो जाती हैं. कुछ स्टेट में चले जाते हैं, कुछ अदर कॉलेजेस में चले जाते हैं, कुछ यहाँ पे एनआईटीज में, आईटीज में जाते हैं. तो बहुत काउंसलिंग क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है, अवेयरनेस वाली चीज है, इंफॉर्मेशन वाली चीज है. ठीक है, तो इसको करने का तरीका, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, बहुत सारे बच्चे होम स्टेट कोटा को लेकर कंफ्यूज रहते हैं.
तो अंडमान एंड निकोबार वालों को एनआईटी पुडुचेरी होम स्टेट मिलता है, लक्षद्वीप वालों को एनआईटी गोवा मिल जाता है, दमन एंड दीव वालों को एनआईटी गोवा मिल जाता है। फिर एनआईटी गोवा आपको 2 लोगों को मिल गया है यहाँ पे। दादरा एंड नगर हवेली एनआईटी गोवा मिल जाता है, चंडीगढ़ वालों को एनआईटी दिल्ली मिल जाता है, लद्दाख वालों को एनआईटी श्रीनगर। ये यूनियन टेरिटरी वालों को बताया मैंने। बाकी जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहे हो तो एनआईटी इलाहाबाद आपका होम स्टेट, दिल्ली में रह रहे हो तो एनआईटी दिल्ली आपका होम स्टेट, पंजाब में रह रहे हो तो एनआईटी जालंधर आपका होम स्टेट। अंडरस्टूड। उसके अलावा भी यूनियन टेरिटरीज वालों को ये वाले एनआईटीज में होम स्टेट कोटा मिलता है। गॉट इट। दूसरा एक टर्म आता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अभी जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा जोसा का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपने जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से अपनी 12th की एग्जामिनेशन दी है, फाइनल एग्जामिनेशन, वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी माना जाता है। जैसे सपोज दैट आप अगर राजस्थान से आपने अपनी 12th करी है तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी राजस्थान माना जाएगा, और आपका होम स्टेट भी जो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा वही आपका होम स्टेट होगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो देखोगे आगे चल के, आगे काउंसलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है जहां से आपने 12th करी है वही आपका होम स्टेट भी कंसीडर होगा। उसी हिसाब से आपको होम स्टेट और अदर स्टेट के कट ऑफ आपको बनेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई कुछ इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया मुझे किस रैंक तक पार्टिसिपेट करना है, कहां तक मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम क्लियर यहां पे बता दूं। ठीक है, अब अगर सबसे पहले तो आप किसी भी रैंक तक यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज ये है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होता है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का 75% होता है। ठीक है, पीसीएम एग्रीगेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों का आपका 65 हो जाता है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हो तो आप किसी भी रैंक तक कर सकते हो। आपका कट ऑफ क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखो आईआईटीज में जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो कहां तक हुई है? मतलब जनरल कैंडिडेट का 18,000 तक हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, अच्छा ये जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी रैंक देख रहे हो ये कैटेगरी रैंक है। जोसा में जितनी भी रैंक यूज होती है ये सारी कैटेगरी रैंक यूज होती है। ठीक है, तो ये यहां पे आप जितनी भी रैंक्स देख पा रहे होगे ये सारी आपकी क्या है? कैटेगरी रैंक हैं। ठीक है, क्या है? कैटेगरी रैंक है। तो यहां पे ध्यान रखना कैटेगरी रैंक जोसा में यूज होती है। अभी आगे सीसैब का भी है, तो सीसैब काउंसलिंग में आपकी यहां पे सीआरएल रैंक यूज होती है। तो सीसैब राउंड का भी बताऊंगा, लेकिन अभी जोसा के ऊपर देख लेते हैं। तो जोसा में आप देखो एनआईटीज में आप अगर जनरल कैटेगरीज में हो तो आपको होम स्टेट में आपको 13 लाख तक यहाँ पे एनआईटी मिला हुआ है। अब वेल यहाँ पे डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि कौन सा एनआईटी में मिला हुआ है, वो अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल जोसा के ऊपर इतनी बढ़िया सीरीज चलने वाली है, बस आप बने रहना। ठीक है, 13 लाख तक मिला है। अदर स्टेट में अगर आप ऑल इंडिया कोटा के साथ जाते हो तो 61,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे जोसा की बात हो रही है। ठीक है, 8900 पे मिला हुआ है और 1,35,000 तक होम स्टेट में मिला हुआ है। ये कैटेगरी रैंक है, दिस इज नॉट सीआरएल। एक सीआरएल रैंक आती है, साथ में एक कैटेगरी रैंक आती है। तो कैटेगरी रैंक अगर आपकी इतनी है तो आपको यहाँ पे जोसा में एनआईटी मिला हुआ। ओबीसी में देखो 19,000 तक और 5,42,000 तक होम स्टेट में मिला हुआ है। यहाँ पे आपको आप देखोगे एससी वालों को तो यार एससी एसटी वालों को तो काफी पीछे आप मिल जाता, मतलब बहुत ही पीछे रैंक तक मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप ट्रिपल आईटीज में देखोगे जनरल वालों को देखो 69,000 तक अदर स्टेट में मिला हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को ये सारी कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक है, ध्यान रखना। यहाँ पे 10,000 तक मिला हुआ है, ओबीसी को 22,000 तक मिला हुआ है, एससी को 11,000 तक मिला हुआ है, एसटी को 5,000 तक मिला हुआ है। तो ये कैटेगरी रैंक। और जीएफटीआईज के तो क्या ही कहने यार, जीएफटीआईज में जनरल कैंडिडेट को ही देखो आप यहाँ पे 5 लाख तक ही मिल गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को देखो आप 11 लाख तक मिल गया, ओबीसी को देखो आप यहाँ पे 3 लाख तक मिल गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे एससी कैंडिडेट को यहाँ पे 80,000 तक मिला है, एसटी वालों को 46,000 ये कैटेगरी रैंक पे एडमिशन मिला है। अब क्या होता है, ये जोसा की जैसे काउंसलिंग हो जाती है तो कुछ क्या बहुत सारी सीटें वैकेंट बच जाती हैं, क्योंकि इसमें आप देखो तो कट ऑफ बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका देखो आईआईटीज वालों को जो मिलना होता है यहीं पे मिलना होता है भैया, इनका खेल खत्म हो जाता है यहाँ पे जोसा में। उसके बाद जो अगला होता है सीसैब राउंड। ठीक है, अब सीसैब में क्या होता है, आईआईटीज तो हो गई, आईआईटीज में जिसको मिलना था मिल गई, अब बची एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ऑल इंडिया वाली रैंक यूज होती है। ऑल इंडिया यानी कि सीआरएल रैंक यूज होती है। अब सीआरएल रैंक में जब यूज होती है तो ये सारी जो लिखी है यहाँ पे देख पा रहे हो वो ऑल इंडिया है, यानी सीआरएल रैंक है, ये ध्यान में रखना। दिस इज ऑल सीआरएल रैंक। अब देखो यहाँ पे एनआईटी आपको होम अदर स्टेट में 1,11,000 तक मिला हुआ है
होम स्टेट में 7 लाख तक मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस में आप 1,90,000, 1 लाख, यहाँ पे 12 लाख तक भी मिला हुआ होम स्टेट में। देखो ओबीसी में यहाँ पे आप देखो 1,49,000 तक और 11 लाख तक होम स्टेट में मिला हुआ है। अब कौन कौन से होम स्टेट में कौन कौन सा एनआईटी मिला हुआ है, कौन सा ये अगले वीडियो में कंटिन्यू आएगा, प्रॉपर सारे एनआईटीज के ऊपर वीडियो आएगा। तो ये वीडियो आप सेव करके रखना, अगला वाला जो आने वाला है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रखना, क्योंकि ये वीडियो जो आने वाली है आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एससी और एसटी कैंडिडेट का देखो आप यहाँ पे 12-13 लाख 11 लाख तक यहाँ पे एनआईटी में एडमिशन हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और हमारी ही काउंसलिंग से बच्चे गए हैं, ठीक है, ये भी दिखाऊंगा आपको। ट्रिपल आईटीज में देखो आप यहाँ पे देखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चॉइस फिलिंग करना। अगर चॉइस फिलिंग अच्छी तरीके से कर ले गए तो यार आपको बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आपसे नहीं होंगी, एंड यू विल गेट द गुड सीट। ट्रिपल आईटीज में देखो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को 2,33,000 तक, जनरल वालों को 2,07,000 तक, ओबीसी वालों को 2,34,000, क्योंकि यहाँ पे होम स्टेट कोटा नहीं होता तो अदर स्टेट का ही मान के चलते हैं। और जीएफटीआईज में तो भाई 13 लाख तक मिला हुआ है, 12 लाख तक, 13 लाख तक, हर कैटेगरीज में 12-13 लाख तक यहाँ पे मिला हुआ है। वो चाहे होम स्टेट की बात कर लें, चाहे अदर स्टेट की बात कर लें, सारे स्टेट्स में आपको यहाँ पे 12-13 लाख तक मिला हुआ है। अब सारी जीएफटीआईज के ऊपर, सारे ट्रिपल आईटीज के ऊपर, सारी एनआईटीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या किस सीक्वेंस में रखना है, कौन सा कट ऑफ किस स्टेट का, कौन से अदर स्टेट का कहां पे चूज करना है। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी होता है जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, तो सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन आया है जो मुझसे बहुत ज्यादा लोग डाउट पूछते हैं कि भैया एनआईटीज की टॉप ब्रांचेस, सॉरी इनकी कोर ब्रांचेस या फिर ट्रिपल आईटीज की टॉप ब्रांचेस, क्या चूज करें, ठीक है। तो चूज क्या करना है एनआईटीज में और ट्रिपल आईटीज में चूज क्या करना है, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो प्लान किया है, तो ठीक है वो भी आएगा। तो यार मैं कह रहा हूं ना, जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली है, ठीक है। और जो बेसिक प्रोसेस होता है, मतलब एक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कि कैसे कैसे होगा, जो फ्लो होता है वो समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें, जो भी आप फिल कर रहे हो यहाँ पे डिटेल्स, वो ध्यान से फिल करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उनको बहुत ध्यान से यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही चॉइस फिलिंग हो गई, चॉइस फिलिंग के बाद आपका मॉक एलोकेशन रिजल्ट आता है, ठीक है। मॉक एलोकेशन रिजल्ट आता है, तो मॉक में क्या होता है, अब मैं अगर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया आपने, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने अपनी चॉइसेस फिल करी। अब चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, मतलब मोर देन 1000 से भी ज्यादा चॉइसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये चॉइसेस आप पूरी ही फिल कर सकते हो, कितनी भी फिल कर सकते हो, इसका सीक्वेंस आपको डिसाइड करना होता है। उसके बाद क्या होता है, चॉइस लॉकिंग होती है, ठीक है। अब इस केस में आपको लॉक नहीं करना है, ध्यान में रखना है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। उसके बाद आता है मॉक रिजल्ट, ठीक है। एक मॉक 1 होता है, एक मॉक 2 आता है। मतलब मॉक 1-2 का मतलब होता है कि ये टेस्ट होता है एक तरीके का, कि आपने जो चॉइसेस यहाँ पे भरी हुई हैं, जो आपने यहाँ पे फिल की हुई हैं चॉइसेस, वो उसमें आपको कौन सा यहाँ पे कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल रही है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। अब मॉक के बाद फिर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और जैसे ही लॉक हुआ, फिर आपका आता है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, ठीक है, जो आपका एक्चुअल रिजल्ट होता है। जैसे ही ये रिजल्ट आता है, तो आपके पास फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन बनते हैं। या तो आपको सीट मिली होती है, पहली बात तो, या तो 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो मिल गई या तो नहीं मिली। जो मिल गई उनको यहाँ पे क्या करना है, अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे कितना होता है भाई, यहाँ पे 35,000 होता है। और साथ साथ में फ्लोट या फिर फ्रीज ऑप्शन, ठीक है, या फिर स्लाइड ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है, ठीक है। अब फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड किसके लिए करना है ये समझो। फ्रीज का मतलब होता है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपको सीट मिली और जो भी ब्रांच आपको मिली, आपको ओके है। फ्लोट का ये मतलब होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, बट आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आपको अपनी सीट अपडेट करानी है, उस केस में आपको फ्लोट मिलता है। स्लाइड ऑप्शन जो होता है, ये होता है कि आपको उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, सपोज दैट मुझे ट्रिपल आईटी पुणे मिल गई, तो ट्रिपल आईटी पुणे में ही मैं अपनी सीट अपडेट कराना चाहता हूं। मुझे एनआईटी इलाहाबाद मिल गई, तो एनआईटी इलाहाबाद में भी अपनी सीट अपडेट कराना चाहता हूं, मैं कॉलेज चेंज नहीं करना चाहता हूं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं
फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सारे आपको 35,000 पे करके फिर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। और फिर ऐसे ही कंटिन्यूएशन में आता है राउंड 2 का रिजल्ट, ठीक है, राउंड 2 का रिजल्ट आता है। अब राउंड 2 का रिजल्ट आता है तो फिर से सेम प्रोसेस, या तो सीट मिलती है या तो नहीं मिलती है। अब जिसको सीट मिली है, जो 35,000 पे कर चुका है, फ्लोट ऑप्शन चूज कर चुका है, मोस्टली लोग फ्लोट चूज करते हैं, उनको क्या है, उनको यहां पे फिर से फ्लोट ही चूज करना है, क्योंकि उनको और अपडेट कराना है। जिनको पसंद आ गई वो फ्रीज कर सकते हैं, जिनको फिर से स्लाइड करना हो स्लाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके। ऐसे ही करके आपका 4 से 5 राउंड यहाँ पे जोसा का चलता है और यही प्रोसेस फॉलो होती है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो आपका चॉइसेस होता है, ठीक है। जो चॉइसेस आपने यहां पे फिल कर दी वही 5 राउंड के लिए कंसीडर कर ली जाती हैं। तो चॉइस फिलिंग में जिसके अंदर आपके 1000 से ज्यादा चॉइसेस रहती हैं, क्या सीक्वेंस रखना है, कौन सा कॉलेज पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो उसका वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे आपको साथ साथ में अपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होते हैं अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंट। एडिशनल के तौर पे आपको यहाँ पे अपने मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे क्या करना है, बनवा के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली रिपोर्टिंग करनी होती है कॉलेजेस में। अब जैसे ही शेड्यूल आएगा इसका जोसा का, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा कि कैसे ये जो प्रोसेस मैंने इतना बताया ना, इसके अंदर बहुत ही अंदर सारी चीजें हैं। तो जैसे ही आएगा मैं सारा चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो ये आपको बेसिक ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है जोसा काउंसलिंग के ऊपर। और हाँ, इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में अभी अगला वीडियो आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं कर रहा हूं, अगला वीडियो लेके आऊंगा। बट उससे पहले जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग में जिनको भी इनरोल करना है, आप बहुत जल्दी यहां पे इनरोल कर लो, या तो उड़ान विद्यापीठ ऐप से या तो फिर आप उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से, क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाती है हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम अपने पुराने बच्चे जो हमारे आए होते हैं उनको ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन न्यू स्टूडेंट। तो यार लेट मत करना, आप फटाफट जाके ज्वाइन करो, या तो वेबसाइट से या तो ऐप से। और अभी प्राइसेस बहुत कम है, प्राइसेस भी आपको बढ़ के मिल जाएंगे आगे चल के। तो लेट मत करना, ज्वाइन करो और तुम्हारी बेस्ट काउंसलिंग होगी, बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा, कोई एरर नहीं होगी, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो जो आने वाला है वो मैंने बताया इसके कंटिन्यूएशन में रहेगा, फिर आगे चल के कॉलेजेस वाला आएगा, फिर आगे चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उस पर आएगा। तो सारा डेडिकेटेड वीडियो आता रहेगा सब पे, ये सीरीज चलती रहेगी। तो सब्सक्राइब रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।